सो अब हमने एक चीज ये देख ली कि भाई कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स मैं रखता हूँ और मैं उन चीज रिस्क के लिए रखता हूँ जिनके मैंने रिस्पॉन्सेज बनाए हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किए। तो वो जो रिस्पॉन्सेज बनाए हैं उन रिस्पॉन्सेज के लिए मैं ज़ाहिर है मुझे कुछ टाइम चाहिए होगा, कुछ पैसा चाहिए होगा। वो जो एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा पैसा है वो कॉन्टीजेंसी रिजर्व करेगा। एक टाइम का कॉन्टीजेंसी रिजर्व होगा, एक पैसे का होगा। फिर कुछ रिस्क ऐसे हैं जिनका मैंने रिस्पॉन्स बनाया भी और इम्प्लीमेंट भी किया, लेकिन उस इम्प्लीमेंट करने के बावजूद रिस्क फिर भी कुछ ना कुछ बाकी रह गया। ये जो बाकी रिस्क रह जाता है इसके लिए भी मैंने कॉन्टीजेंसी रिजर्व बनाए। और अब मैंने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर सारा दोबारा एनालिसिस किया, स्केड्यूल पूरा देखा और इसी तरह बजट भी पूरा देखा और मैंने देखा कि क्या क्या ये रिस्पॉन्सेज इम्प्लीमेंट करने से और ये जो कॉन्टीजेंसी रिजर्व रखने से मैं अपने गिवन स्केड्यूल या गिवन ड्यूरेशन या गिवन बजट के अंदर आ गया हूँ नहीं आ गया हूँ। अगर तो आ गया हूँ तो फिर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो जाहिर है मैं फिर मैनेजमेंट से कुछ चीजें रिक्वेस्ट करूंगा। अच्छा, लेट्स से मैनेजमेंट ने ये अप्रूव कर देती है कि यार ठीक है, आप इस जो भी आप कह रहे हैं, लेट्स से वो 430 डेज से प्लस माइनस 5 डेज ही है, लेट्स से प्लस माइनस 5 डेज उसने कहा कि ये होगा। अब मैनेजमेंट कहती है कि यार ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट, लेकिन ये जो मैंने +-5 डेज या ये जो मैंने कॉन्टीजेंसी रिजर्व रखा, अब ये अगर अप्रूव हो जाता है तो फिर ये प्रोजेक्ट मैनेजर के हाथ में आ जाती है चीज। अब प्रोजेक्ट मैनेजर को इस चीज के लिए दोबारा वो जब रिस्क अकर करेगा, कॉन्टीजेंसी यूज होगी नहीं होगी, वापस करेगा, अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा सच। लेकिन अब आप सोचें, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोजेक्ट ये चल रहा है, एक प्रोजेक्ट ये चल रहा है और एक प्रोजेक्ट ये चल रहा है, ठीक है। अब मैनेजमेंट सोचती है कि यार ये वाला प्रोजेक्ट इन एस्टिमेट्स को सामने रखते हुए लेट से 18 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, और उसके बाद वो जो पैसा यहाँ से क्लियर हो जाएगा वगैरह वगैरह, मैं अगला प्रोजेक्ट शुरू कर दूंगा आफ्टर 18 मंथ्स और पैसा यहाँ पे वो लगा दूंगा और फिर इसी तरह अगले प्रोजेक्ट का पैसा यहाँ पे लगा दूंगा। एंड सेम गोज फॉर टाइम ड्यूरेशन के आफ्टर 18 मंथ्स ये शुरू हो जाएगा, लेट्स से आफ्टर 1 ईयर ये शुरू हो जाएगा। बट व्हाट अगर यहाँ का पैसा वो जो हमारा कॉन्टीजेंसी रिजर्व है उससे भी बाहर चला जाता है, या जो कॉन्टीजेंसी रिजर्व टाइम का रखा हुआ है उससे भी बात बाहर चली जाती है, तो फिर क्या मैनेजमेंट अगले प्रोजेक्ट्स को इफेक्ट करेगी? क्या उनसे पैसा निकाल देगी या अगला प्रोजेक्ट वो शुरू नहीं कर पाएगी? इसके लिए मैनेजमेंट इसको इस तरह हैंडल करती है कि कुछ रिजर्व्स वो अपने पास एडिशनल रख लेती है। लाइक लेट्स से 18 मंथ्स ये लगने हैं और इस 18 मंथ में लेट्स से 2 मंथ्स ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर ने एज अ कॉन्टीजेंसी रिजर्व रखा हुआ है। बट अगेन ये पैडिंग नहीं है, ये हर हर एक्टिविटी का जिस तरह मैंने बताया उस तरह कैलकुलेट करके रखा है उसमें, और टोटल जो है वो 2 मंथ है या 1 मंथ है। अब मैनेजमेंट में भी 1 मंथ अपना भी साथ में अपने पास रखेगी और वो 19, इस प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन शायद वो 19 मंथ्स कंसीडर करे। प्रोजेक्ट मैनेजर के हाथ में 18 मंथ्स है, लेकिन वो मैनेजमेंट को 18 मंथ्स की बजाय सॉरी वो मैनेजमेंट अपने पास 19 मंथ का एस्टिमेट लगाएगी। अब अगर 18 मंथ से भी बात बाहर जा रही हुई तो फिर प्रोजेक्ट मैनेजर को जो एक्स्ट्रा टाइम मांगना है वो मैनेजमेंट से चेंज रिक्वेस्ट के जरिए मांगेगा। ऑब्वियसली मैनेजमेंट उसको बातें सुनाएगी, लेकिन अब मैनेजमेंट के पास वो जो 1 मंथ एक्स्ट्रा एज अ मैनेजमेंट रिजर्व पड़ा हुआ है वो उसमें से इसको एक्स्ट्रा टाइम अलॉट कर देगी। बिल्कुल इसी तरह लेट्स से ये 18 मिलियन में ये काम होना था और इन 18 मिलियन में 2 मिलियन जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर का कॉन्टीजेंसी रिजर्व है, तो मैनेजमेंट में भी 1 मिलियन ऊपर और रख ले, सो दैट अगर ये 18 मिलियन से भी बाहर बात चली जाए तो फिर प्रोजेक्ट मैनेजर कहेगा सर मुझे थोड़े से और पैसे दे दें, तो वो इसी 1 मिलियन में से देगा, दूसरे प्रोजेक्ट से पैसा या रिसोर्सेज ना निकालनी पड़े अननेसेसरीली। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हम अपने जितने भी आइडेंटिफाइड रिस्क हैं जिनको हम नोन अननोन्स कहते हैं, नोन अननोन्स का मतलब क्या है, जो मेरे पास सॉरी ये अननोन अननोन ये एक टाइप का रिस्क है जिसको हम ये कहते हैं कि यार वो तमाम रिस्क जो आइडेंटिफाई हो गए हैं। आइडेंटिफाई होने से मुराद ये है कि मैंने ये रिस्क को जान लिया है कि दिस रिस्क में अकर,
इसकी एक पॉसिबिलिटी है। तो जैसे ही वो रिस्क मेरे माइंड में आया, तो कम से कम उसकी होने का मतलब एक एक आइडेंटिटी मेरे माइंड में आ गई कि यार यस दिस थिंग मे अकर। ये पार्ट अननोन है, लेकिन क्या वो वाकई होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, कितनी सिविरिटी होगी, उसके लिए कितना बैड इफेक्ट आएगा, ये पार्ट अभी अननोन है। तो ये जो नोन और अननोन होते हैं, नोन अननोन, इनको मैं आसान अल्फाज में कहूँ कि ये वो तमाम आइडेंटिफाइड रिस्क हैं जिनके लिए हमने प्लान बनाए हुए हैं और जिनके लिए हमने कॉन्टीजेंसी रिजर्व रखे हुए हैं। लेकिन अगर इनके अलावा कुछ हो जाता है, मे भी यही रिस्क अकर करें, लेकिन मैंने जो सोचा हुआ था उससे बुरा इफेक्ट आ जाता है, तो इसका मतलब है रिस्क उससे बढ़ गया है या उससे ज्यादा हुआ है। तो मैं इसको ये कहता हूँ कि यार इट इज अननोन अननोन, कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो रिस्क जो आपने सोचा ही ना हो, और जब आपने सोचा नहीं है तो फिर आपको ये कैसे पता चल सकता है कि वो रिस्क कब होगा कब नहीं। वो तो आपके माइंड में ही नहीं आया। ये जो माइंड में अनहोनी सी बातें हैं जो ऑल ऑफ आउट ऑफ नो वेयर हो जाएं, आपने कभी सोचा ना हो, उसको रिस्क रजिस्टर में लिखा ना हो, और उसके लिए कोई प्लान ना बनाया हो, उसके लिए कोई कॉन्टीजेंसी ना रखी हो, तो जाहिर है फिर इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होगा, इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा। ये जो एक्स्ट्रा पैसा और एक्स्ट्रा टाइम है, वो मैनेजमेंट रिजर्व से निकाला जाता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। एक है कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स, और ये यूज होते हैं फॉर टू डील विद ऑल द आइडेंटिफाइड रिस्क, जबकि जिनको हम नोन अननोन्स कह रहे हैं। जबकि जो मैनेजमेंट रिजर्व हैं वो यूज होते हैं टू डील विद अननोन अननोन्स, मींस वो रिस्क जो मैंने आइडेंटिफाई नहीं किए थे और उनके लिए मैंने कुछ नहीं रखा था, तो उससे ज्यादा अगर हो जाए तो मैनेजमेंट भी अपने पास कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन, बट इसको मार्जिन का वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, एक्स्ट्रा रिजर्व रखती है। ये सब कुछ कैलकुलेट होता है, और इंशाल्लाह अगर आज टाइम हुआ तो हम देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट होता है। अब हम वापस आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ, और वो था 3 पॉइंट एस्टिमेट। और अब हम जरा स्क्रीन पे इन चीजों को देखते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द सिंपल एवरेज या ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड, और उसका फॉर्मूला आपके सामने है, आपने ये देख लिया हुआ है, एंड वी हैव कवर्ड दिस पॉइंट। ठीक है, अब मैं जरा जल्दी जल्दी से इन स्लाइड से देखूंगा, एक दो पॉइंट्स हैं अभी जो रहते हैं, उनके बारे में बात करता हूँ। ये एक्सरसाइज भी हमने उस दिन कर ली थी कि ये किस तरह इनकी एवरेज है, बट बुक से आपने खुद एक दफा जरूर करनी है। दूसरा है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन या वेटेड एवरेज। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि यार जो मोस्ट लाइकली है उसकी वेटेज 4 है और बाकियों की वेटेज 1 है, और इसको मैंने 6 पे कर दिया, एंड दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ PERT। और PERT क्या था, प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये बेसिकली यूएस नेवी का एक प्रोजेक्ट था, और उस प्रोजेक्ट के अंदर ये फर्स्ट टाइम ये टेक्निक यूज हुई थी, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्टार्ट में जो बड़ी फेमस टेक्निक्स में थी कि यार ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ये टेक्निक भी एक जबरदस्त आई है। अच्छा, अब जितना अच्छा मेरे पास रिस्क मैनेजमेंट होगी, अभी हमने देखा जितनी अच्छी रिस्क मैनेजमेंट होगी, पेसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक के दरमियान जो रेंज है या जो गैप है वो उतना कम हो जाएगा, यानी कि उतनी स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगी। लेकिन जितनी बुरी रिस्क मैनेजमेंट होगी, जाहिर है वो अनसर्टेनिटी, वो रेंज, वो स्टैंडर्ड डेविएशन भी उतनी ज्यादा होगी। इसलिए हमें एट दिस स्टेज वो जो रेंज और वो चीजें हैं उनका पढ़ना भी जरूरी है। एग्जाम के लिए आपने जो फॉर्मूला याद रखना है वो मैंने आपको बताया, ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन का भी रखना है और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का भी रखना है। अच्छा, ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको वो ये कह सकता है कि जी सिंपल एवरेज निकालें, और ये ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू निकालें। और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको वो ये कह सकता है कि आप वेटेड एवरेज निकालें। सिंपल एवरेज या स्ट्रेट एवरेज, ये दोनों मेरे पास ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होते हैं। अच्छा, जहां पे आपको कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो, आपने सिंपल एवरेज निकाल दी है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर नहीं दी गई, तो आपने सिंपल एवरेज निकाली है। लेकिन अगर आपको कहता है कि प्रीवियस डाटा है, वो सजेस्ट करता है कि जी मोस्ट लाइकली के होने के चांस ज्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा, तो फिर उस केस में आपने बीटा डिस्ट्रीब्यूशन लगा लिया। दैट मींस बीटा डिस्ट्रीब्यूशन जनरली इट रिक्वायर्स सम एडिशनल डाटा। ठीक है, ये यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि इफ द सिनेरियो इंडिकेट्स कि आपके पास लॉट ऑफ एक्सपीरियंस या हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन या सिंपल एवरेज निकालोगे। लेकिन अगर आपके पास डाटा है, हिस्टोरिकल डाटा है, और वो ये बताता है कि भाई
जो मोस्ट लाइकली के अकरेंसेस हैं पहले लेट्स से पीछे पीछे जो है ना प्रोजेक्ट 6 दफा हुआ है, तो 6 दफा में एक दफा वर्स्ट केस सिनेरियो हुआ है, एक दफा बेस्ट केस है और 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली हुआ है। इस किस्म का कोई डाटा आपको इंडिकेट कर रहा है तो फिर हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। अच्छा, एग्जाम के अंदर आपके पास दो फोकस आ सकते हैं। एक तो ये कि आपको ये फॉर्मूला यूज करते हुए इस तरह की ड्यूरेशन कैलकुलेट करें, बट एग्जाम के अंदर ट्रस्ट में बहुत ही सिंपल आएगा। मतलब वो आपको यूं देगा कि जी 1 डे है एक ड्यूरेशन और 2 डेज है दूसरा ड्यूरेशन, और मतलब वो जो वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है, और 3 डेज ये है, और आपका इसका ना सिंपल एवरेज निकाल दें तो आप कहोगे ठीक है यार जबरदस्त, ये तो कैलकुलेटर करने की जरूरत नहीं होगी, 6 डिवाइडेड बाई 3 2 जी 2 आ गया। जो कैलकुलेशन एग्जाम के अंदर आती है वो बहुत ही इजी आती है। उनका मकसद सिंपली है कि आपको चेक करना है कि आपको फॉर्मूला आता है या नहीं आता। वो ये नहीं देखते कि आपकी मल्टीप्लिकेशन और टेबल्स आपको आते या नहीं आते, या आप मैथ में कितना तेज है। वो सिंपली ये देखते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट है या नहीं है। और दूसरा ये कि आपको ये जो इंफॉर्मेशन वो बाज़ दफ़ा कैलकुलेशन ना करे बल्कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे, उस इंफॉर्मेशन की बेस पे आपने कुछ एनालिसिस करना है। वो अभी मैं आपको एक दो एक्सरसाइज कराता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये आपके सामने एक चीज है। आप एक पॉइंट मैं अभी है ना अगली एक्सरसाइज कराता हूँ उस पर आता हूँ। एक चीज आपने ये देखना है कि भाई बड़ा गौर से देखिएगा कि आपको सवाल में क्या कहा गया, ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन या बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। होता ये है एग्जाम के अंदर तो आपके पास आंसर्स लिखे हुए होंगे, ठीक है। लाइक अगर मैं ये एक्टिविटी सी का देखूं तो आप देखें कि 43.666 43.888 और आपके पास ऑप्शन में ये दोनों मौजूद है। तो जल्दी नहीं करनी, आंसर्स चॉइसेस सारी देख लेनी है। मतलब ये बहुत क्लोज आंसर्स हैं, चाहे आप बीटा यूज कर रहे हैं चाहे आप वो यूज कर रहे हैं सिंपल ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, आंसर्स बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं या तो बहुत बहुत कम मार्जिन के साथ लिखे हुए हैं। तो आपने जल्दबाजी में ये ना हो कि पता चले आप इसको टिक कर दो, ठीक है। आपने ये देखना है कि फॉर्मूला कौन सा है और फिर अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। ये एक मतलब आप कह लें कि एक वार्निंग है फॉर द एग्जाम ऑल्सो। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, जैसे मैंने कहा कि जी वो रेंज वाली बात, कि जितना ये रेंज या स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगी उतना ही रिस्क ज्यादा होगा, ठीक है। ये आपने लाजमी माइंड में रखना है। और अब मैं आपको कह रहा हूँ कि वो इंटरप्रिटेशन जो होती है वो कैसे आती है। लाइक अगर मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करूँ, ये 3 एक्टिविटीज हैं, सॉरी एक्टिविटी ए है, उसका मोस्ट लाइकली ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक ड्यूरेशन बताया हुआ है। बीटा के थ्रू उन्होंने कैलकुलेट किया जी 28.167 लग सकता है और स्टैंडर्ड डेविएशन आया 5.5। अब रेंज कैसे होगी भाई? रेंज ऐसे होगी कि पेसिमिस्टिक माइनस ऑप्टिमिस्टिक डिवाइडेड बाय 6, और वो रेंज आपकी आप इससे निकालोगे एक्चुअली, और सॉरी ये स्टैंडर्ड डेविएशन होगी। रेंज आप ऐसे निकालोगे कि मेरे पास ये जो चीज आई है +5.5 एंड -5.5, तो 22.667 से लेकर 33.667, ये मेरे पास ये 5.5 प्लस एंड 5.5 माइनस। अच्छा, अब ये तो है कैलकुलेशंस, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं, आपके ख्याल में सबसे ज्यादा रिस्कियर एक्टिविटी कौन सी है? व्हाट डू यू थिंक? सर बी। बी। और वजह क्या है उसकी? स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा है उसकी। स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा है, अनसर्टेनिटी इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा है। ये प्रोजेक्ट जी। 61 प्लस 8 डेज में भी खत्म हो सकता है और 61 माइनस 8 डेज में, मींस 53 डेज से लेकर ऑलमोस्ट 69 डेज तक बहुत बड़ा गैप है। ये बहुत बड़ी रेंज है और इसकी अनसर्टेनिटी ज्यादा। तो इस तरह भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये रिजल्ट आए हैं, आप बताइए कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। अगेन रिमेंबर वन थिंग कि ये जो चीजें हैं ना, ये मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है कि ये जो पॉइंट्स में सारी कहानी लिखी हुई है एक्चुअली रीटा ने लिखी हुई है। तो आई जस्ट वांटेड कि यार एक दफा आप मेरे साथ ये बुक पढ़ लिया करें और बाद में आप खुद भी पढ़ते हैं तो आपको ना वो सिमिलरिटी उसके अंदर है, तो इसलिए मैंने एग्जांपल्स डाली हुई है। बट एक्चुअली एग्जाम के अंदर ये बहुत ही सिंपल वैल्यूज होंगी, आप कैलकुलेटर भी यूज नहीं करोगे। असल बात है इस चीज की इंटरप्रिटेशन। एक बात एक और यहाँ पे मैं वार्निंग देना चाहूंगा, ये रीटा के अंदर शायद ना लिखी हो, बट काइंडली आप जरा इसको चेक कर लीजिएगा। मैं आपको कहता हूँ कि एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी पे हमें एक 3 पॉइंट एस्टिमेट मिला, और वो एस्टिमेट ये है कि 4 डेज भी लग सकते हैं और उसके बाद
12 डेज भी लग सकते हैं और 8 डेज भी लग सकते हैं। ठीक है जी। अब आप बताएं कि जो मेरे पास इसकी रेंज है वो कितनी है या स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितनी है? कैन एनीबॉडी कैलकुलेट? फॉर्मूला बताएं क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का? P minus O divided by p 6. माइनस ओ डिवाइड बाई 6। तो यहाँ पे क्या होगा? वैल्यूज बताइएगा। Pessimistic worst case scenario है 12 12। और optimistic best case बस scenario 4. बस यही यही याद रख रहे हैं कि भाई लाजमी नहीं है कि आपको पहले ऑप्टिमिस्टिक दिया हो और फिर मोस्ट लाइकली दिया हो, और सॉरी फिर पेसिमिस्टिक दिया, ये ना हो। आपने खुद फिगर आउट करना है जो सबसे बड़ा ड्यूरेशन है वो आपका 12। वेरी गुड दानिश वर्डन। ठीक है, आपने खुद फिगर आउट करना है कि भाई ये ज्यादा है तो ये पेसिमिस्टिक है, जो सबसे कम है वो ऑप्टिमिस्टिक होगा और जो दरमियान की वैल्यू होगी वो मोस्ट लाइकली। तो ये लाजमी नहीं है, बाज़ दफा होता ही है कि वो बंदा यूज्ड टू हो जाता है कि मोस्ट लाइकली दरमियान में है, तो एग्जाम के अंदर एक गड़बड़ करने का अंदेशा होता है। अच्छा जी, अब ये वही बातें हैं कि जी इस इंफॉर्मेशन को आपने इंटरप्रेट कैसे करना है। सिंपल कैलकुलेशन होगी, अंडरस्टैंड दैट एस्टिमेट ऑफ टाइम एंड कॉस्ट शुड बी इन अ रेंज और इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन। ठीक है जी। अच्छा, एक और बात कि ये मैं चीजें जितनी भी है ना एक्टिविटी लेवल पे भी कर सकता हूँ और सम टाइम्स वर्क पैकेजेस पे भी करते हैं। बाज दफा हम ओवरऑल प्रोजेक्ट का भी, जैसे भी मैं करता, एनीथिंग बिटवीन 400 टू 440 डेज हो सकता है, तो पूरे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर भी जो अनसर्टेनिटी है मैं वो भी कैलकुलेट कर सकता हूँ और बिल्कुल उसके अंदर भी यही फॉर्मूला, यही चीजें हम यूज करेंगे, मोस्ट लाइकली और वगैरह वगैरह, और वो स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके अंदर भी जितनी स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगी उतना ही रिस्क ज्यादा होगा। अच्छा, ये वही क्वेश्चन है कि इस टेबल के मुताबिक आपके ख्याल में विच एक्टिविटी हैज द मोस्ट रिस्क, जो ऑलरेडी आपने बता दिया एक्टिविटी बी है। अच्छा जी, और फिर हाँ हमने ये बात भी कर ली है कि भाई यही चीज कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर भी यूज होगी। अभी हम ड्यूरेशंस की बातें कर रहे हैं, वहां पे कॉस्ट के एस्टिमेट की बातें होंगी और बिल्कुल यही बात होगी। अच्छा, अब ये आपके सामने एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप आंसर दें, फिर मैं एक्चुअल में इसके लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन और बतानी है। वो है कॉन्ट्रैक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट के अंदर। प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में हम जाके पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। वो जो डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें एक को हम कहते हैं फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, एक ये है और एक है कॉस्ट रिइंबर्सेबल। और भी एक और भी होता है, बहरहाल फिलहाल हम इन दो की बात करते हैं। फिक्स प्राइस में मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं आपको अगले 3 साल जो आपका प्रोजेक्ट है या 2 साल जो प्रोजेक्ट है उस पे जो कुछ भी आपको माल चाहिए होगा, लेट्स से मैं उस पे आपसे 10,000 का वो माल आपको बेचूंगा। मैं सेलर हूँ, आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, आप प्रोजेक्ट मैनेजर है और मैं आपको कहता हूँ कि भाई 10,000 में ये चीज आपको मिलेगी। अब अगर इन 2 सालों में प्राइसेस ऊपर जाती हैं, नीचे जाती हैं, कुछ भी हो जाता है, तो मैं आपको 10,000 में दूंगा। दैट मीन्स ये जो सेलर है सारा रिस्क इस पे चला गया, सेलर के पास सारा रिस्क है। ठीक है जी। जो बायर है यानी कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है जो ये चीजें खरीद रहा है उसके ऊपर कोई रिस्क नहीं है, उसने एक दफा ये 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हुआ है, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो अब अगर प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो सारा रिस्क इसका है, और अगर नीचे भी जाती हैं तो भी पॉजिटिव रिस्क सेलर का ही है। अच्छा, दूसरा है कॉस्ट रिइंबर्सेबल। कॉस्ट रिइंबर्सेबल में क्या होता है कि मैं कहता हूँ कि भाई आप मेरा घर बना दो, घर बनाने का मैं आपको लेट्स से मैं आसान वो क्या करूँ, मैं आपको जो है ना 2,000 दूंगा और बाकी जितना खर्चा आया वो ज़ाहिर मैं दूंगा। तो अब कॉस्ट चाहे 10,000 आए, चाहे 5,000 आए, चाहे 6,000 आए, तो अब अगर कीमतें ऊपर जाएंगी तो कॉस्ट ऊपर चली जाएगी, कीमतें नीचे जाएंगी तो कॉस्ट नीचे चली जाएगी। लेकिन जो आपका सेलर है जो आपको ये सर्विस दे रहा है उसके ऊपर कोई रिस्क नहीं होगा। उसका ये जो 2,000 है ये पूरा का पूरा खरा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा उसको मिल जाना है। हाँ, ये जो नीचे प्राइसेस ऊपर जाती है नीचे जाती है ये सारा रिस्क मेरा होगा फिर। तो एक होता है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है कॉस्ट रिइंबर्सेबल। इसके बारे में एक बात आपने हमेशा जहन में रखनी है, वो ये कि अब अगर बायर सॉरी सेलर जो है जो आपको ये बेच रहा है वो सारा रिस्क अस्यूम कर रहा है अपने ऊपर, और इस कंडीशन के साथ आप एज अ बायर उसको बाद में कहे ना कि यार वो ना काइंडली इस चीज को 3 दिन अपनी ये जो बुलडोजर है ये मेरे पास खड़ा कर देना, और
तो वैसे उसने आपसे पिछले 1 साल के 10,000 रुपए चार्ज करने हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा 3 दिन आपसे मांगेंगे ना, वो कहेगा सर जी ये तो आप पहले बताते हैं, मैंने एक और जगह से एडवांस पकड़ लिया, ये तो नहीं हो सकता, अब आपके लिए मुझे एक नया बुलडोजर खरीदना पड़ेगा। वो आपको इन 3 दिन का वो जो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा ना, वो बहुत ही ज्यादा चार्ज करेगा। मतलब मैंने तो ये बहुत ही एक्सट्रीम एग्जांपल दी है, बट एक्चुअल में जब भी बायर फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंज करवाने की कोशिश करता है ना, तो आगे से सेलर उसको बहुत ज्यादा चार्ज करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिस्क उठा के चल रहा होता है। तो आप जैसे ही उसके अंदर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट, कोई चेंजेस वो मांगते हैं, तो कहते हैं सर ठीक है, आप कह तो ठीक रहे हैं, काम तो ये छोटा सा है, लेकिन अब आपके लिए मुझे यकीन करें, वो एक मेरे 10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो मेरा मेक और ब्रेक है और उसकी वजह से मुझे निकालना पड़ रहा है। मैं अब आपको ना 1 साल का तो 10,000 है, लेकिन इन 3 दिनों का जो मैं आपसे 5,000 लूंगा। इसी ये हमें फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में ख्याल रखना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे मुझे अगर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर अपने ड्यूरेशंस के बारे में, अपने कॉस्ट के बारे में और मेनली अपने काम के बारे में यानी कि स्कोप के बारे में क्लैरिटी नहीं है 100%, और देयर इज अ चांस, देयर इज अनसर्टेनिटी कि जी ये चीज बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, तो कभी भी आप फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाते हैं, क्योंकि फिर आपको वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पड़ने का अंदेशा होता है। ये थीम माइंड में रखें, और अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, और आई वुड लाइक के मुझे आप आंसर करें उमैर, अगर आप इधर ही हैं तो। जी, लेट्स से यू हैव एस्टिमेटेड दैट अ पोर्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट विल कॉस्ट इतने मिलियन, 1 मिलियन लगेगा, विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 लाख। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख है और 2 लाख की स्टैंडर्ड डेविएशन है। You need to decide whether to use a fixed price contract to outsource that piece of work or not. What do you think? दानिश आप भी बता सकते हैं, हरकम आप भी बता सकते um, हैं। अच्छा देखिए, बेसिकली है क्या, मैं ये कहता हूँ कि आम मेरा जो ड्यूरेशन है, सॉरी जो, अब हम कॉस्ट की बात करें ठीक है, ये यही चीज ड्यूरेशन के लिए भी है। आम जो मेरा कॉस्ट है वो है 10 लाख, लेकिन प्लस माइनस 2 लाख स्टैंडर्ड डेविएशन का, यही मतलब है प्लस माइनस 2 लाख इधर हो सकता है, सॉरी ये माइनस है, तो इसका मतलब है 8 लाख से लेकर 12 लाख तक कुछ भी हो सकता है। और ये कितनी अनसर्टेनिटी आपके ख्याल में? 10 लाख के ऊपर 4 लाख का वेरिएशन आ रही है, 10 लाख के ऊपर 4 लाख की रेंज है, तो विच इज एक्चुअली अबाउट 40% वेरिएशन हो सकती है इन टोटल। अगर मैं देखूं 8 लाख से लेकर 12 लाख तक, तो 10 लाख के ऊपर 4 लाख की जो 40% बनती है, आप इसको देख लीजिएगा, 4/10 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये 40% बन जाएगी। अब 40% वेरिएशन बहुत बड़ी वेरिएशन है। जब इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी हो, तो आप फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहेंगे या नहीं? ऑब्वियसली नो। जब बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है, तो हम कभी भी फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाते, क्योंकि थोड़ी सी भी चीज अगर ऊपर गई, तो आपका जो वेंडर है, जो सेलर है, वो आपको उस एक्स्ट्रा का बहुत कुछ चार्ज करता है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो 1 पॉइंट एस्टिमेट एंड 3 पॉइंट एस्टिमेट का टॉपिक खत्म हो गया है। एक और टाइप की एस्टिमेशन है जिसको हम कहते हैं एनालॉगस। मतलब अब ये 3 हम और डिफरेंट पढ़ेंगे। दानिश आप कुछ करना था? अच्छा नहीं। नहीं, अच्छा, तो अब मेरे पास 3 टाइप की एस्टिमेशन और है जो हमने देखनी है। एक को हम कहते हैं एनालॉगस एस्टिमेटिंग, एक को हम कहते हैं पैरामीट्रिक एस्टिमेटिंग, और एक को हम कहते हैं इंजीनियर या बॉटम अप एस्टिमेटिंग। अच्छा, अब ये जो एनालॉगस एस्टिमेटिंग है, इसमें आप क्या करते हो कि हम एक्सपर्ट जजमेंट और हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। एक्सपर्ट जजमेंट एंड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि मैंने उमैर भाई से पूछा, आपने जो घर बनाया था वो कितने का था? इन्होंने कहा सर मैंने 6 महीने पहले या साल पहले बनाया था और इतने का बना।
मैंने अरकम से पूछा, उन्होंने मुझे बताया सर 10 चिल्लर से, फिर अगेन ये 10 लाख फिगर ही रखते हैं माइंड में, 10 लाख का बना। और उमैर ने भी मुझे कहा सर मेरा भी 1 कनाल का था और उधर जो है ना एक्चुअली ये थोड़ी सी लेबर मेरे पास सस्ती थी लेट से, तो मैंने 9 लाख में बनाया। और इसी तरह दानिश ने मुझे कहा कि सर मैं एक्चुअली वो इस्लामाबाद के पोश एरिया में रह रहा हूँ और वहाँ पे थोड़ी सी लेबर का आपको पता है चीज़ें ज़्यादा हैं, तो मैंने 11 लाख में बनाया। सो मोर और लेस अगर मैं ये देखूँ, ये जो मैंने एक लमसम तो नहीं कहना चाहिए, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की बेस पे ये जो मैंने एस्टिमेट लगाया कॉस्ट का, ये एनालॉगस एस्टिमेट कहलाएगा। इसी तरह टाइम का भी हो सकता है सर, ये एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी जो है ना वो अ, मेरे ख्याल में 400 डेज लेगी। ये एक्टिविटी जो है वो पिछला डाटा बता रहा है 401 डेज है, 399 डेज है, तो रफली अगर मैं कहूँ प्रीवियस डाटा जो इंडिकेट कर रहा है वो ये कर रहा है कि भाई ये ऑलमोस्ट 400 डेज लेती है। इस एस्टिमेटिंग को जो हम थोड़ी सी एक्सपर्ट जजमेंट इसलिए कहते हैं कि यार उन्होंने 5 रिसोर्सेज यूज की थी और हमने 4 करनी है, लेट्स से थोड़ी बहुत जो एडजस्टमेंट करनी है वो आप करोगे, लेकिन ये हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की बेस पे आपने पुराना ड्यूरेशन को उठा के अपने पास रख दिया विद माइनर एडजस्टमेंट्स। अच्छा, इसको हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच है, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं और हमने लमसम एक तरह से देख लिया। अब ये मैंने इस वक्त आपको एक्टिविटी का ड्यूरेशन बताया, बिल्कुल इसी तरह प्रोजेक्ट का या वर्क पैकेज का ड्यूरेशन भी हम कर सकते हैं। यार ये वर्क पैकेज पिछली दफा इसने कितना टाइम लिया था सर, इतना लिया था, उससे पहले सर इतना, तो उससे मैं निकाल लूंगा। इसी तरह यार ओवरऑल प्रोजेक्ट ने कितना लिया था, सो एनालॉगस ओवरऑल प्रोजेक्ट पे भी हो सकता है और एनालॉगस जो है वो एक्टिविटी लेवल पे भी हो सकता है। बट ये जो एस्टिमेट होता है ना, ये जनरली ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता। ये मैंने सिर्फ लोगों से पूछता तो हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा चीजें मैं इसमें कंसीडर नहीं करता। जनरली प्रोजेक्ट के स्टार्ट में जब हमारे पास इंफॉर्मेशन कम होती है अवेलेबल, तो मैं उस वक्त एनालॉगस एस्टिमेट करता हूँ, मींस जब प्रोजेक्ट इनिशिएट हो रहा होगा। आपको याद है कि उस वक्त प्रोजेक्ट मैनेजर एक जर्नल एस्टिमेट लगाता है। इसी तरह चार्टर के अंदर आपको एक लमसम अमाउंट बजट की या ओवरऑल ड्यूरेशन की बताई हुई होती है। तो वो कैसे बताई हुई होती है, वो 2-3 लोगों से लमसम बड़े लेवल पे, प्रोजेक्ट लेवल पे जनरली आप पूछते हो कि यार इसका टोटल कितना लगेगा ये बता दो, या बहुत हुआ तो डिलीवरेबल्स, अच्छा यार इलेक्ट्रिकल पे इतना लगेगा, हाँ जी, इस पे इतना लगेगा, ऐसा, तो मैं एक टोटल माइंड बना लेता हूँ कि जी इतना लगेगा। ये जो मैंने एस्टिमेट लगाया है बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता, इसको हम कहते हैं रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ROM, ये याद रखते हैं आपने, रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में होता है। इसकी एक्यूरेसी को बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत ज्यादा वेरिएशन इसमें आ सकती है, बट हायर लेवल पे जाहिर है जब मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती तो मेरे पास मुझे यही यूज करना पड़ता है, पुराना प्रोजेक्ट का डाटा देके। अच्छा, सो दैट मीन्स जब प्रोजेक्ट इनिशिएट हो रहा हो तो स्पॉन्सर या प्रोजेक्ट मैनेजर जो इनिशियल आपको कंस्ट्रेंट बताता है वो इस एस्टिमेट के जरिए बताता है। अगेन एज आई सेड कि आप इसको एक्टिविटी लेवल पे भी कर सकते हो और दूसरे पे भी, नीचे वाले सॉरी प्रोजेक्ट लेवल पे भी, वर्क पैकेज लेवल पे भी। अच्छा, अब दूसरी बात कि मेरा प्रोजेक्ट की इस एनालॉगस एस्टिमेट की एक्यूरेसी का मुझे कैसे पता चलेगा। भाई मेरा जो करंट सिनेरियो है वो जो पास्ट प्रीवियस प्रोजेक्ट का डाटा है उससे कितना क्लोज है, ऑब्वियसली इस पे डिपेंड करेगा। मैंने एक एस्टिमेट लगाया, मुझे दानिश ने कहा 10 लाख लगेगा, मैंने कहा ओके फाइन, मैंने अपना एस्टिमेट भी 10 लाख लगा लिया। इन्होंने अभी 4 महीने पहले लेट से प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और इस दौरान टैक्सेस या रेट्स बढ़ गए, और लेट्स से जब मैं मार्केट में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा हुआ कि यार है उनका भी 10 मरले का, मेरा भी 10 मरले का घर है, उनका भी उसी सोसाइटी में है, मेरा भी उसी सोसाइटी में है, ऑलमोस्ट वही प्रोजेक्ट टीम कर रही है, बट स्टिल मेरी प्राइसेस थोड़ी थोड़ी सी ऊपर जा रही है, ये क्या चक्कर है। तो मुझे जैसे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी वैसे ही मुझे ये अंदाजा हो जाएगा कि शायद ये वाला एस्टिमेट मेरा बहुत एक्यूरेट नहीं है। वाई, बिकॉज एक डिफरेंस तो आ ही गया और वो है टाइम का, और टाइम के डिफरेंस के दरमियान में भी कोई आपके टैक्स वगैरह जो है वो बढ़ गए हुए हो। तो अगर और इसी तरह अगर मैं कहूँ ये 10 मरले का घर था और मैं लेट से 12 मरले का बना रहा हूँ, अगेन एक वेरिएशन आ गई। या वो 12 मरले का था मैं, या 1 कनाल का था और मैं 10 का बना रहा हूँ। तो अब इनमें प्रीवियस पास्ट डाटा में और करंट उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा ये एस्टिमेट की एक्यूरेसी उतनी कम हो जाएगी, ये तो हमें पता चल गया।
अच्छा, दूसरा ये कि हम ये एनालॉगस एस्टिमेट ही वक्त के साथ साथ रिफाइन भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि यार शुरू में जब मैंने कहा कि 10 लाख होगा, 10 लाख होगा, और जैसे ही मैंने कुछ चीजें शुरू में खरीदी, मुझे अंदाजा हो गया पहले महीने में कि भाई अब ये 10 लाख नहीं होगा। अब मैं लमसम अंदाजा लगा लेता हूँ अब ये 12 लाख होगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं और आगे चलता हूँ तो मुझे कहा नहीं यार शायद 11 लाख होगा। ठीक है, तो मैं मल्टीपल टाइम्स अपना प्रोजेक्ट के अंदर ये एनालॉगस एस्टिमेट यूज कर सकता हूँ। प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तब भी, वर्क पैकेज कंप्लीट हो सकते हैं तब भी, एंड सो ऑन। अच्छा, अब अगला पॉइंट या अगली टाइप जो है वो है पैरामीट्रिक एस्टिमेटिंग। होता एक तरह से ये भी पास्ट डाटा पे है, बट इसकी जो मेन ब्यूटी है या खूबी है या आप कह लें कि इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ये है कि मैं ये एस्टिमेट करता हूँ, और ये एस्टिमेट बेस करता है ऑन सम फॉर्मूला। दो चीजों के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है, और उस रिलेशनशिप को मैं सामने रखते हुए अपना प्रोजेक्ट का एक ड्यूरेशन का एस्टिमेट करता हूँ। मसलन मैं लास्ट टाइम लेट से लाहौर गया, तो मेरी गाड़ी ने फ्यूल की एक खास एवरेज की। ठीक है, लेट से मैं कहता हूँ 60 किलोमीटर, 16 किलोमीटर पर लीटर जो है उसने एवरेज दी मुझे। चलो 18 कर लेते हैं, बहुत कम हो। अच्छा, 18 किलोमीटर जो है वो उसने विद एसी लेट से मुझे दी। वापस जब मैं आया तो चढ़ाई के ऊपर उसने मुझे लेट से 17 किलोमीटर पर लीटर दी। अच्छा, इसी तरह मैं कराची गया था तो भी उसने मुझे लेट से ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर दी, एंड सो ऑन। अब ये जो प्रीवियस डाटा है इसका मैंने एक फॉर्मूला बना लिया कि ये पर किलोमीटर कितना है। अब मैंने लेट से मुल्तान जाना है। अब मेरा जो करंट प्रोजेक्ट है वो मुल्तान का है, और मैंने मुल्तान जाना है, तो अब मैं इस फॉर्मूले को देखूंगा कि यार पर किलोमीटर कितना लग रहा है, और मुल्तान का जो मैं डिस्टेंस देखूंगा वो जितने भी किलोमीटर हुआ उससे मल्टीप्लाई कर लूंगा। घरों के केस में हम कहते हैं कि यार कवर्ड एरिया या पर स्क्वायर फीट इतनी कॉस्ट आ रही है। अब ये जो पर स्क्वायर फीट है, मैं देखता हूँ कि पहले दानिश ने लेट से जो किया था वो 10 मरले था या 20 मरले घर था, ये जितना भी था मैंने कवर्ड एरिया की कॉस्ट निकाली हुई है। लेट से मुझे कहते हैं कि सर 300 रुपीज जो है ना पर स्क्वायर फीट है। मैं कहता हूँ ठीक है, दानिश का तो मे भी जो फीट की टर्म्स से बात करें 1000 फीट था तो उनका ज्यादा लगेगा, लेकिन मेरा तो लेट से 600 फीट है खाली, तो मैं 600 को 300 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो ये एक फॉर्मूला आप बनाते हैं, और वो फॉर्मूला बेसिकली करता है वो भी किसी हद तक प्रीवियस उससे है, लेकिन इसके अंदर हम अपने प्रोजेक्ट के कोई पैरामीटर्स, जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मेरे कितने स्क्वायर फीट है और दानिश के कितने स्क्वायर फीट थे, वो यूज करते हैं विद सम फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला बनाने के भी डिफरेंट मतलब तरीके हैं। मैं आपको तीन यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स हैं जो बुक के अंदर आप मतलब पता होनी चाहिए वो क्या है। एक होता है रिग्रेशन एनालिसिस या स्कैटर डायग्राम। आप में से किसी ने रिसर्च वर्क किया हुआ है अपनी डिग्री में? कहीं नहीं किया हुआ? अच्छा जी, मैं एक थोड़ा सा ना ये मैथमेटिकल है, कॉलेज टाइम की बातें हैं, शायद आपको याद ना हो, मैं एक दफा इनको रिवाइज करा देता हूँ। वो ये है कि जी मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, लेट्स से एक वेरिएबल ड्यूरेशन की टर्म्स में हम बात कर लेते हैं, और मैं ये कहता हूँ कि यार अगर प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे और कुछ चीजें यहाँ पे सॉरी, मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास प्रोजेक्ट के कोई भी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी पे इतने रिसोर्सेज लगाते हैं लेट से, तो इतना ड्यूरेशन लगता है, ये 4 डेज है, ये 2 2 डेज पे, ये 6 डेज एंड सो। अगर मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर रिसोर्सेज इतनी लगाता हूँ, सॉरी तो ये कम हो जाएगा ना, क्योंकि इसको सॉरी मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ से करते हैं। अगर मैं दो 4 और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, अगर मैं दो रिसोर्सेज लगाता हूँ यहाँ पे, तो मेरे प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन लेट से 4 डेज बनता है, सॉरी ये जो भी है 12 डेज बनता है। और अगर मैं आपके पास ये जो ड्यूरेशन सॉरी रिसोर्सेज है वो बढ़ा के 4 कर देता हूँ, तो मैं कहता हूँ भाई मेरा जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा, और कम होकर कहता हूँ कि 6 डेज बनेगा। इसी तरह आगे आता हूँ और रिसोर्सेज बढ़ाता हूँ तो ड्यूरेशन और कम हो जाता है। अब ये जो एक स्ट्रेट लाइन बनी है, ये स्ट्रेट लाइन आपको ना कोई इक्वेशन इसकी बनती होती है।
आपको मतलब कॉलेज टाइम में याद होगा, स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन होती थी और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के अंदर ये तो डाउनवर्ड स्लोप है और एक अपवर्ड स्लोप भी होती थी इस तरह करके। स्लोप का टर्म आपको याद आ रही होगी, ठीक है। स्लोप हम कैलकुलेट करते थे और हम कहते थे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, कोई ऐसी बात करते थे। अब a क्या है, वो मैं कहता हूँ कि यार जब y 0 था तो x इतना था, और अब y लेट से सॉरी 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 जब x 0 था तो y उस वक्त 6 था, क्योंकि ये टर्म 0 मल्टीप्लाइड b ये 0 हो जाएगी और ये 0 ही रहेगा, लेकिन y की कुछ ना कुछ वैल्यू उस वक्त भी है। और इस तरह हम एक वो ना इक्वेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये इक्वेशन एक्चुअल में दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप देती है। और वो जो मैं कह रहा हूँ कि कोई फॉर्मूला बनाते हैं पर स्क्वायर फीट या इस तरह, तो एक तरीका इस तरह है रिलेशनशिप बनाने का, और इसको हम कहते हैं स्कैटर डायग्राम। ये अभी आपको मैं इतनी डिटेल में नहीं बता रहा, ये मैं आपको आगे एक जगह जाके डिटेल में बताऊंगा रिस्क के चैप्टर में, कि स्कैटर डायग्राम दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप का नाम है। आपको स्कैटर डायग्राम एग्जाम के लिए बनाने के लिए नहीं आएगी, बट आपको ये पता रहना चाहिए कि ये जो रिग्रेशन एनालिसिस है या जो स्कैटर डायग्राम है, ये दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप मुझे बता देता है, ठीक है। और वो रिलेशनशिप बेसिकली हमें एक इक्वेशन देता है और उस इक्वेशन से हम अपनी पैरामीट्रिक एस्टिमेटिंग करते हैं। दूसरा होता है लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व ये होता है कि भाई आपका आहिस्ता आहिस्ता लेट्स से जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है। जब आप एक चीज फर्स्ट टाइम करते हो तो आपको ज्यादा टाइम लगता है, और अगर आप एक चीज को रिपीटेडली करते चले जा रहे हो तो आपका वो टाइम बिकॉज ऑफ योर एक्सपर्टीज स्किल्स एंड प्रोसेस इम्प्रूव, टाइम आहिस्ता आहिस्ता ड्यूरेशन कम होता जाता है। सो ये जो लर्निंग कर्व है ये बेसिकली अगेन आपको एक फॉर्मूला देती है जिसके तहत आप पैरामीट्रिक एस्टिमेटिंग कर लेते हो। और तीसरा ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स भी एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला मतलब ह्यूरिस्टिक्स इन जर्नल का नाम है, वो एक जर्नल चीज है जिसको हम कहते हैं रूल ऑफ थंब। ये कोई कानून नहीं होता, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होता, बट जनरली हम कहते हैं वी फॉलो दिस रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब एक जर्नल गाइडलाइन का नाम है। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर केस पे हम कहते हैं लेट्स से ये 80-20 एक रूल है, या पढ़ेंगे डिटेल में। लेट्स से मैं कहता हूँ कि भाई क्वालिटी एश्योरेंस पे मेरा कितना टाइम लगता है, एक एक्टिविटी है क्वालिटी एश्योरेंस की, ये कितना टाइम लगता है। मैं कहता हूँ भाई अगर आपने ये दीवार बनानी है और ये दीवार जितने टाइम में बनेगी उसका 20% टाइम क्वालिटी एश्योरेंस पे लगता है। ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया है 20% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ दिस वॉल, लेट से इस दीवार को बनाने का 10 डेज लग रहे हैं, तो मेरे पास क्वालिटी एश्योरेंस पे कितना टाइम लगेगा, 20% ऑफ दिस 10 डेज, दैट मेक्स 2 डेज। ये भी पैरामीट्रिक एस्टिमेट है, लेकिन इट इज बेस्ड ऑन सम जनरल रूल कि भाई क्वालिटी एश्योरेंस पे हमेशा तकरीबन इतना टाइम लगता है। भाई आप ये समझें कि फलां चीज की कॉस्ट इसकी 20% होती है या 15% होती है हमेशा। डिजाइन जो है, डिजाइन करने पे आपको तकरीबन 40% टाइम लग जाता है पूरे प्रोजेक्ट का। ओके फाइन, तो इसका मतलब पूरे प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन से का 40% है। सो ये तीन बेसिकली हम, और भी बहुत सारे हैं लेकिन हम ये तीन आपको पता होना चाहिए। एक रिग्रेशन एनालिसिस, और इसकी डेफिनेशन बस इतनी पता हो कि ये दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप का नाम है, ठीक है। ये कैसे होता है हम बड़ी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट आपको इस टाइम ये पता हो। लर्निंग कर्व का क्या मतलब है कि वक्त के साथ साथ आप सीखते जाते हैं और आपका एक्सपेक्टेड टाइम कम होता जाता है। उसका हेरिस्टिक्स किसका नाम है, हेरिस्टिक्स इन जर्नल हम कहते हैं जो मेरे पास रूल ऑफ थंब है, कोई जर्नल गाइडलाइंस है कि हमने क्या करना है। और इस पर्टिकुलर केस में जैसे मैंने कहा कि आप ड्यूरेशन से रिलेटेड आपने कुछ जर्नल एस्टिमेट किए होते, बट इन सारों के बैक एंड पे एक ही बात है, वो है पैरामेट्रिक एस्टिमेटिंग। और पैरामेट्रिक एस्टिमेटिंग के अंदर हम फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला ऑब्वियसली पुराना डाटा से ही मिलता है, लेकिन हम यहाँ पे फॉर्मूले की बेस पे नए प्रोजेक्ट का एस्टिमेट लगाते हैं। ये वो स्कैटर डायग्राम है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे।